आज के इस वीडियो में अपन टाइम कांस्टेंट ऑफ एन आरसी सर्किट के बारे में देखेंगे, जिसको अपन आरसी टाइम कांस्टेंट भी बोल सकते हैं। देखो, सबसे पहले आप ये आरसी सर्किट को हटाओ और अपन सबसे पहले डिफाइन करने या समझने की कोशिश करेंगे कि टाइम कांस्टेंट क्या होता है। तो देखिए, अपन टाइम कांस्टेंट के बारे में देखेंगे। टाइम कांस्टेंट को एक ग्रीक लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टाउ। आप ये सिंबल देख सकते हो उसका, ठीक है। अब देखो, अपन टाइम कांस्टेंट को समझते हैं। देखो, सारे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, उसमें एक इनपुट टर्मिनल होता है और एक आउटपुट टर्मिनल होता है। तो इनपुट टर्मिनल में अगर अपन इनपुट दे रहे हैं एट टी इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे, ठीक है ना। अब चाहे वो इनपुट अपन एसी दे रहे हैं या डीसी दे रहे हैं या फिर कोई और अपन सिग्नल अप्लाई कर रहे हैं, तो जो आउटपुट है वो अपन को टी इक्वल्स टू 0 पे नहीं मिलेगा, ठीक है। टी इक्वल्स टू 0 पे नहीं मिलेगा, कुछ टाइम लगता है। उस टाइम के बाद अपन को क्या होगा, आउटपुट मिलना स्टार्ट होगा। फिर से बोल देता हूँ, अगर इनपुट अपन ने टी इक्वल्स टू 0 पे दिया है तो आउटपुट अपन को टी इक्वल्स टू 0 पे नहीं मिलेगा, कुछ टाइम लगेगा। और जो ये टाइम लगता है इनपुट देने और आउटपुट मिलने के बीच का, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइम डिले या फिर टाइम कांस्टेंट, ठीक है ना। तो यही चीज़ देखो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। ऑल इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सिस्टम suffer from some form of time delay between an input and output terminal when either a signal or voltage, अब वोल्टेज भी कौन सा, कंटिन्यूस डीसी और अल्टरनेटिंग एसी इज अप्लाइड टू इट। मतलब जितने भी इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है ना, सब में एक टाइम डिले होता है इनपुट और आउटपुट के बीच में, ठीक है ना, है ना। और ये टाइम डिले हमेशा होगा, चाहे से तो आप कोई सिग्नल अप्लाई कर दो या फिर आप कोई डीसी या फिर आप कोई वोल्टेज अप्लाई करो। आप वोल्टेज भी चाहे से तो आप डीसी कर दो या अल्टरनेटिंग एसी कर दो। टाइम जो जो टाइम लगेगा, ठीक है ना, इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो तो हमेशा लगना ही है। और ये जो टाइम लगता है, इसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइम डिले, या फिर अपन बोलते हैं इसको टाइम कांस्टेंट, ठीक है। मेरे हिसाब से आप मेरी इतनी बात को समझ गए होंगे। देखो, फिर आता है कि ये जो टाइम कांस्टेंट होता है ना, ये रिप्रेजेंट करता है टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सर्किट व्हेन एन इनपुट स्टेप वोल्टेज और सिग्नल इज अप्लाइड। ये जो टाइम कांस्टेंट है ना, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक सर्किट के टाइम रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है जब इनपुट स्टेप वोल्टेज अप्लाई करते हैं, ठीक है ना। अब देखो मेरी बात सुनो, टाइम रिस्पॉन्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो, टाइम रिस्पॉन्स होता है कि भाई इनपुट दो, ठीक है ना, और आउटपुट को नोट करो कि उसमें वेरिएशन कितना होता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, टाइम रिस्पॉन्स बोलते हैं, ठीक है ना। और जो इनपुट दे रहे हैं ये टाइम रिस्पॉन्स नोट करने के लिए, ठीक है ना, उसमें एक स्पेसिफिक इनपुट दिया जाता है। तो स्पेसिफिक इनपुट इस केस में अपन कौन सा ले रहे हैं, स्टेप इनपुट ले रहे हैं, ठीक है ना। कौन सा इनपुट ले रहे हैं, स्टेप इनपुट। और देखो, इस सिस्टम को अपन ने फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, फर्स्ट ऑर्डर इस सिस्टम को इसलिए बोला क्योंकि एक ऐसा सिस्टम जिसका जो डायनामिक बिहेवियर है उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से अगर अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो देखो, जो अपना आरसी सर्किट होता है उसमें जो वोल्टेज होता है, जो मैंने यहाँ पे बना रखा है यूटी, उसको एक फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, जो आपके सामने यहाँ पे लिखी हुई है। तो अगर उसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से रिप्रेजेंट किया जा सकता है तो ऐसे सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो जो अपना आरसी चार्जिंग सर्किट या डिस्चार्जिंग सर्किट है वो एक अपना फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है। अब देखो, इसको फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन क्यों बोला, तो आप देख सकते हो ये डिफरेंशियल इक्वेशन तो है ही। अब इसको फर्स्ट ऑर्डर क्यों बोला, क्योंकि जिसको इसका हाईएस्ट डिफरेंशियल है, तो देखो इसका हाईएस्ट डिफरेंशियल क्या है, डी यू बाई डी टी। डी टू यू अपॉन डी टी स्क्वायर तो नहीं है ना, सिर्फ डी यू बाई डी टी है इस पूरी टर्म में। तो इस डी यू बाई डी टी जो कि इस इक्वेशन का हाईएस्ट डिफरेंशियल है, उसकी पावर कितनी है, 1। और हाईएस्ट डिफरेंशियल की पावर को ही अपन क्या बोलते हैं, ऑर्डर बोलते हैं। तो इसकी पावर अगर 1 है तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कितना है, 1। तो इसलिए जो आरसी सिस्टम है उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। तो इस फर्स्ट ऑर्डर के सिस्टम की मैंने डेफिनेशन भी लिख रखी है, सिस्टम हुज डायनामिक बिहेवियर इज डिस्क्राइब बाय फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। एक ऐसा सिस्टम जिसका डायनामिक बिहेवियर या फिर चेंज होता हुआ बिहेवियर किससे रिप्रेजेंट किया जा सके, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन से, तो उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। अब देखो, टाइम रिस्पॉन्स के बारे में भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आउटपुट ऑफ अ सिस्टम ऑब्टेन्ड बाय प्रोवाइडिंग स्पेसिफिक इनपुट टू द सिस्टम। आउटपुट ऑब्टेन करना है बाय प्रोवाइडिंग एन स्पेसिफिक इनपुट टू द सिस्टम। अब देखो, टाइम रिस्पॉन्स का सिग्निफिकेंस क्या है, टाइम रिस्पॉन्स ऑफ द सिस्टम प्रोवाइड एन आइडिया अबाउट द वेरिएशन इन आउटपुट व्हेन सर्टेन इनपुट इज प्रोवाइडेड विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम रिस्पॉन्स ऑफ अ सिस्टम क्या करता है, अपन को एक आइडिया देता है कि भाई अपन को एक इनपुट लगाएं तो जो वेरिएशन मिलना है अपन को आउटपुट में, वो कैसा होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो जो ये जो लाइन लिखी थी वो मैंने आपको समझाई टुकड़ों में। अब मैं देखो आपको यहाँ पे भी समझा देता हूँ। अपना आरसी सिस्टम एक फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है, उसका उसका जो टाइम कांस्टेंट है वो उसका टाइम रिस्पॉन्स नोट कर रहा है एक स्पेसिफिक इनपुट लगा के। अब देखो यहाँ पे स्पेसिफिक इनपुट क्या लिया, स्टेप इनपुट। अब देखो, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है ना उसमें स्टेप इनपुट और इम्पल्स दोनों ही, स्टेप फंक्शन और इम्पल्स फंक्शन दोनों ही ले सकते हैं। लेकिन क्या होता है, इम्पल्स जो रहता है
सॉरी पहले मैं बता दूं, स्टेप और इम्पल्स दोनों ले सकते हैं, दोनों ही क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं। लेकिन क्या होता है कि इम्पल्स जो रहता है, इम्पल्स में क्या होता है कि स्टेडी स्टेट टर्म नहीं होती, इसलिए अपन जो आरसी सर्किट में जो फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम है उसमें जो इनपुट के लिए अपन क्या काम में लेते हैं, स्टेप फंक्शन काम में लेते हैं। आप ये वाली बात भी याद रखना, स्टेप फंक्शन काम में लेते हैं और आउटपुट में वेरिएशन को चेक करते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है नोट करके, द टाइम कांस्टेंट ऑफ एनी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और सिस्टम विल मेनली डिपेंड अपॉन रिएक्टिव कंपोनेंट आइदर कैपेसिटिव और इंडक्टिव कनेक्टेड टू इट। जो टाइम कांस्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का, वो किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टिव कंपोनेंट। अब रिएक्टिव कंपोनेंट आपको पता ही है, आइदर वो कैपेसिटिव हो और इंडक्टिव हो, दोनों साथ होना जरूरी नहीं है, लिखा है आइदर, या तो कैपेसिटिव हो सर्किट में, सर्किट कैपेसिटिव हो या फिर इंडक्टिव हो। इसको अपन सिंपल सा भी बोल सकते हैं, टाइम कांस्टेंट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सर्किट कंटेनिंग आइदर कैपेसिटर एंड इंडक्टर। टाइम कांस्टेंट एक सर्किट की प्रॉपर्टी है जिसमें या तो कैपेसिटर हो या फिर इंडक्टर हो। तो देखो ये टाइम कांस्टेंट सिर्फ इनकी प्रॉपर्टी क्यों है, रिएक्टिव कंपोनेंट की, क्योंकि इनका नाम ही देखो क्या होता है, रिएक्टिव। ठीक है ना, ये क्या करते हैं, जो सर्किट की जो चेंज होते हैं उसको रिएक्ट करते हैं। रिएक्टिव मतलब उसको उससे रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, मतलब कहने का मतलब रिएक्ट करते हैं मतलब कि भाई अगर कोई चेंज होता है तो उसको उस चेंज को ओपोज करने की कोशिश करते हैं। इसलिए ये प्रॉपर्टी किसकी है, कैपेसिटिव और इंडक्टिव। तो आपको पता ही है कैपेसिटर क्या करता है, वोल्टेज के चेंज को ओपोज करता है, और इंडक्टर क्या करता है, करंट के चेंज को ओपोज करता है। अपन ने देखा कि जो टाइम कांस्टेंट होता है वो उस सर्किट की प्रॉपर्टी होती है जिसमें रिएक्टिव कंपोनेंट होते हैं। देखो रिएक्टिव कंपोनेंट कैसे, या तो सर्किट अपना कैपेसिटिव हो या फिर अपना सर्किट इंडक्टिव हो। तो देखो एक सवाल उठता है कि रजिस्टिव सर्किट जो होता है उसमें टाइम डिले या टाइम कांस्टेंट क्यों नहीं होता। ठीक है, तो उसके लिए देखो मैंने ये स्टेटमेंट लिख रखा है, ये स्टेटमेंट अपन बाद में पढ़ेंगे, पहले अपन इसको समझ लेते हैं इन सर्किट के की हेल्प से। तो देखो ये मैंने यहाँ पे एक रजिस्टिव सर्किट बना रखा है और ये दोनों रिएक्टिव सर्किट बना रखे हैं, एक कैपेसिटिव है और दूसरा इंडक्टिव है। तो देखो रीजन में ये कहा जाता है कि जो ये रिएक्टिव सर्किट है ये क्या करते हैं, हमेशा एनर्जी को स्टोर करते हैं एसी सोर्स से। जब इनके अक्रॉस एसी सोर्स लगाया जाता है तो ये हमेशा क्या करते हैं, एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर एनर्जी को रिलीज करते हैं। तो देखो जब ये एनर्जी को स्टोर करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि जैसे ही सप्लाई लगाई एकदम से सारी एनर्जी कैपेसिटर के अक्रॉस आ गई। ये इसमें इसके अक्रॉस एनर्जी बिल्डअप होने में थोड़ा टाइम लगता है। देखो अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं ना, तो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं। देखो जैसे ही मैंने यहाँ पे सप्लाई लगाई तो क्या होता है कि ये कैपेसिटर यहाँ से क्या करता है, चार्ज ड्रॉ करता है। अब देखो यहाँ धीरे धीरे चार्ज बिल्ड होने लगता है, और जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज बिल्ड होने लगता है ना, यहाँ पे वोल्टेज भी बिल्ड होने लगता है। तो देखो एक जैसे ही मैंने टाइम इक्वल्स टू टी इक्वल्स टू 0 पे यहाँ पे वोल्टेज लगाया, तो ऐसा नहीं है कि सारा का सारा चार्ज एकदम यहाँ पे आ गया, धीरे धीरे चार्ज बिल्ड होता है। और जैसे जैसे चार्ज बिल्ड होता है टाइम के साथ, वैसे वैसे यहाँ टाइम के साथ क्या होता है, वोल्टेज भी बिल्डअप होने लगता है। तो देखो इसीलिए इसलिए बोला जाता है कि ये स्टोरेज डिवाइस है ना, तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है, टाइम डिले होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, पहले नहीं सॉरी एनर्जी को स्टोर करते हैं और फिर एनर्जी को रिलीज करते हैं। मैंने सिर्फ कैपेसिटर को लेके इसलिए समझाया क्योंकि अपन आरसी सर्किट के बारे में जानना चाहते हैं। देखो इन दोनों में फर्क देखो, एक ये भी है कि ये एनर्जी को किसमें स्टोर करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, जिसका फॉर्मूला होता है एनर्जी स्टोरेज का हाफ CV स्क्वायर। वैसे ये एनर्जी को किसमें करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी को स्टोर करता है, और इसमें एनर्जी स्टोरेज का फॉर्मूला होता है हाफ LI स्क्वायर। तो इसलिए इनमें क्या होता है, टाइम डिले होता है। लेकिन देखो अगर अपन बात करें रजिस्टिव सर्किट की जिसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है, तो इस ये क्या करता है, एनर्जी को ना तो एनर्जी को जो रेजिस्टेंस है ना वो स्टोर नहीं करता, ये सिंपली एनर्जी को क्या कर देता है, डिसिपेट कर देता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और उस हीट डिसिपेशन का फॉर्मूला होता है I स्क्वायर इंटू R। इसलिए ये जैसे ही वोल्टेज अप्लाई करता है ना, ये क्विकली या फिर इंस्टेंटली एट द इंस्टेंट रिएक्ट करता है चेंज इन वोल्टेज पे। इसीलिए कहा जाता है कि जो रजिस्टिव सर्किट है उसमें टाइम डिले नहीं होता। और देखो बिल्कुल यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, रजिस्टेंस डज नॉट स्टोर एनर्जी, इट सिंपली डिसिपेट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। रजिस्टर क्या करता है, एनर्जी को स्टोर नहीं करता और सिंपली एनर्जी को डिसिपेट करता है इन द फॉर्म ऑफ हीट। और आपको ऐसे भी नहीं समझ में आता ना, तो देखो रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, V इक्वल्स टू IR। अब आप V निकालो या I निकालो, दोनों में टाइम की टर्म कहीं पे भी नहीं आ रही, लेकिन आप देखोगे कि कैपेसिटर और इंडक्टर उसमें टाइम की टर्म आती है और टाइम कांस्टेंट की टर्म आती है, या फिर आप ऐसे बोल लो। देयरफॉर रेजिस्टेंस रिस्पॉन्ड ऑलमोस्ट इंस्टेंटली टू एनी चेंज इन वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट। इसलिए मैं जैसे कि मैंने बताया जो रेजिस्टेंस होता है वो ऑलमोस्ट इंस्टेंटली रिएक्ट करता है चेंज इन वोल्टेज पे। लेकिन रिएक्टिव सर्किट, इसलिए वो रिएक्टिव सर्किट के लिए लिखा है, वेयर इज इन रिएक्टिव सर्किट नो सर्किट पावर इज डिसिपेटेड बाय द लोड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो लोड होता है कैपेसिटिव या इंडक्टिव, ये पावर को डिसिपेट नहीं करते हैं, ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। रेदर पावर इज अल्टरनेटिवली एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स एंड रिटर्न टू द सोर्स। ये क्या करते हैं, एक बार तो पावर को पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए तो पावर को एब्जॉर्ब करेंगे और नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए उसी पावर को वापस से क्या कर देंगे,
रिटर्न कर देंगे सोर्स को। तो इनमें क्या होता है, टाइम डिले होता है रिएक्टिव कंपोनेंट में, और अपने रजिस्टिव कंपोनेंट में टाइम डिले नहीं होता। अब अपन अपनी जो जो थ्योरी है उसको सिर्फ आरसी टाइम कांस्टेंट में डाइवर्ट करते हैं। अभी तो अपन सिर्फ टाइम कांस्टेंट और रजिस्टिव सर्किट में टाइम डिले टाइम कांस्टेंट क्यों नहीं होता ये देख रहे थे, लेकिन अब अपन सिंपल से अपने आरसी टाइम कांस्टेंट पे आते हैं। तो देखो मैंने ये जो समझाया इसीलिए मैंने लिखा दैट्स व्हाई द कैपेसिटर अनलाइक द रजिस्टर कैन नॉट रिस्पॉन्ड इंस्टेंटेनियसली टू चेंजेस इन द वोल्टेज अप्लाइड टू द सर्किट। जैसे कि मैंने आपको कारण बताया कि इसीलिए क्या करते हैं, कैपेसिटर जो होते हैं वो इंस्टेंटेनियसली जो चेंजेस होते हैं वोल्टेज में उस पर रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, ठीक है ना। देर विल ऑलवेज अ शॉर्ट period of time immediately after the voltage is first applied to the circuit and current and voltage across the capacitor to change state। तो हमेशा क्या होता है, एक टाइम डिले या एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है कि भाई जैसे ही मैंने कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज लगाया है वो वाला टाइम, और कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट चेंज हो रहा है वो वाला टाइम, तो इन दोनों टाइम में हमेशा एक डिफरेंस होता है। ऐसा नहीं कि जैसे ही वोल्टेज लगाया कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज और करंट में चेंज आएगा, और इसी टाइम को अपन टाइम डिले टाइम कॉन्स्टेंट बोलते हैं। देखो फिर से मैंने इसको स्टेटमेंट में लिखा है, हालांकि ये चीज अपन देख चुके हैं, लेकिन मैंने क्या अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से लिखा होता तो वो मैंने लिखा है। दिस मीन दैट देयर विल बी सर्टन डिले इन कैपेसिटर चार्जिंग इज स्टोर्ड एनर्जी विद इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये यही चीज बोला कि भाई एक डिले होता है जब जब कैपेसिटर अपनी एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वो मैंने बताया कि वोल्टेज या फिर एनर्जी एकदम से नहीं आती, धीरे धीरे चार्ज बिल्ड होता है और उसमें टाइम लगता है, ठीक है। दिस विल हेल्ड ट्रू बोथ फॉर व्हेन द एनर्जी हैज टू बी इंक्रीज एंड व्हेन द एनर्जी हैज टू बी डिक्रीज। देखो ये सिर्फ चार्जिंग के टाइम ही नहीं होगा जब एनर्जी इंक्रीज हो रही होगी, ये टाइम डिले डिस्चार्जिंग के टाइम भी होगा जब कैपेसिटर के अक्रॉस एनर्जी डिक्रीज हो रही होगी, या फिर मैं रिएक्टिव कंपोनेंट में एनर्जी डिक्रीज हो गई होगी, या फिर मैं सही बोल रहा हूँ क्योंकि अपन कैपेसिटर ही पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मैं कैपेसिटर को लेके बात कर रहा हूँ कि ये चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों में ही टाइम डिले होगा। अब देखो मैंने आपको बताया था ऊपर कि अपन वी आई कैरेक्टरिस्टिक वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक्स में भी की इक्वेशन से भी देख सकते हैं कि भाई ये टाइम डिले होता है, क्योंकि आप जैसे कि मैंने आपको बताया कैपेसिटर के रेजिस्टेंस के अक्रॉस जब आपने इक्वेशन देखी ना तो सिंपली V इक्वल्स टू आई आर होती है। लेकिन देखो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज की का फॉर्मूला या इक्वेशन है ना वो है सोर्स वोल्टेज इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक टर्म आ रही है आर सी, और यही अपना क्या है टाइम कांस्टेंट या फिर अपना टाइम डिले। तो आप यहां से भी देख सकते हो कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है वो इंस्टेंटेनियसली चेंज नहीं होता, तो उसमें हमेशा एक टाइम डिले होता है, और इस टाइम डिले को अपन रिप्रेजेंट करते हैं अपने टाइम कांस्टेंट से जिसका फॉर्मूला होता है आरसी, या फिर मैं बोल दूं उसको रिप्रेजेंट करते हैं टाउ से। तो देखो वो जो टाइम डिले है वो सिर्फ अपने चार्जिंग की इक्वेशन में ही नहीं है, ये देखो ये आरसी वाली जो टर्म है वो डिस्चार्जिंग की इक्वेशन में भी है, ठीक है। और आप ये जो टी है ये क्या है कि स्विच क्लोज होने के बाद जो टाइम बीता है, ठीक है ना, वो ये टी से डिनोट करते हैं। वापस से बोल देता हूं, टाइम इलेप्स्ड आफ्टर द स्विच हैज बीन क्लोज, या फिर जब जैसे ही बैटरी लगाते हैं ना उसके बाद कितना टाइम बीता उसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है ये टी। तो देखो यही चीज मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में भी लिख रखी है, द चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इज नॉट इंस्टेंट एज कैपेसिटर हैव आईवी कैरेक्टरिस्टिक विच डिपेंड ऑन टाइम एंड इफ अ सर्किट कंटेन बोथ अ रजिस्टर एंड ए कैपेसिटर इट विल फॉर्म आरसी चार्जिंग सर्किट विद कैरेक्टरिस्टिक दैट चार्ज एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। तो यही चीज मैंने लिख रखी है, चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर जो है वो एकदम से इंस्टेंट नहीं होती, क्योंकि कैपेसिटर की जो वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक है वो किस पे डिपेंड कर रही है, टाइम पे। और वो मैंने अभी आपने इक्वेशन में देख लिया, ठीक है। मैंने सिर्फ वोल्टेज की इक्वेशन लिखी है, करंट की इक्वेशन नहीं लिखी है, उसमें भी टाइम आता है, ठीक है ना। एंड इफ सर्किट बोथ कंटेन बोथ रजिस्टर एंड कैपेसिटर इट विल फॉर्म आरसी चार्जिंग सर्किट। तो जैसे कि अगर कैपेसिटर में रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस दोनों लगा हुआ है तो वो आरसी चार्जिंग सर्किट बनाता है, और उसमें उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो चार्ज होता है एक्सपोनेंशियली ओवर टाइम। तो आप यहाँ पे देख सकते हो इसकी जो वोल्टेज के अक्रॉस जो कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है ना, वो एक्सपोनेंशियली चार्ज होता है। यहाँ पे आपको देखो एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ रहा है, इसलिए बोलते हैं कि एक्सपोनेंशियली चार्ज हो रहा है, ठीक है। तो आप मेरे हिसाब से यहाँ पे समझ गए होंगे इस इक्वेशन से भी। तो देखो यहाँ पे फिर से ये लिखा गया है चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ ए कैपेसिटर इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। आप सिंपल सा देख रहे हो, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ऑफ जो कैपेसिटर है वो क्या है, फंक्शन ऑफ टाइम है। आप देख सकते हो फंक्शन ऑफ टाइम है, ठीक है। उसका मतलब यह है कि चार्जिंग ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नीड टाइम टू बी डन, दिस इज वेयर वी यूज द टर्म टाइम कांस्टेंट फॉर कैलकुलेटिंग द रिक्वायर्ड टर्म। ये यहीं पे फिर से लिखा गया है कि जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है उसमें उसको करने के लिए कुछ टाइम लगता है, और ये जो रिक्वायर्ड टाइम है ये अपन किससे कैलकुलेट करते हैं, टाइम कांस्टेंट की मदद से, जिसको अपन टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं या फिर अपन आरसी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो ये हालांकि वही चीज़ है जो मैंने आपको ऊपर समझाई है, मैं इसको एक बार आपको रीड करके दिखा देता हूँ। ये एक अलग तरीके से लिखा हुआ था इसलिए मैंने इसको लिख लिया। देखो ये कह रहा है कि आरसी सर्किट टेक्स सम टाइम टू रिस्पॉन्ड टू चेंज इन वोल्टेज और इनपुट। ये कह रहा है कि आरसी सर्किट है ना वो कुछ टाइम लेता है कि सर्किट में जो वोल्टेज या फिर जो इनपुट चेंज हुआ ना उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए।
दिस इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर। ये किस लिए हुआ, ये रिस्पॉन्ड करने में टाइम किस लिए लगा, प्रेजेंस ऑफ रजिस्टर एंड कैपेसिटर। देखो रजिस्टर तो क्या होता है, आप इसको रहने ही दो, ठीक है। रजिस्टर तो करंट को सिर्फ लिमिट करता है, लिमिट लगाता है उस पर, मतलब हाईवी करंट है ना तो उसको लोअर वैल्यू पे लाने की कोशिश करता है। लेकिन जो ओपोजिशन जो रिएक्ट कर रहा है वो मेनली कौन कर रहा है, कैपेसिटर। तो फिर आगे ये लिखता है कि द रेट एट विच द सर्किट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेबल स्टेट टू अनदर इज डिटरमाइंड बाय द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो देखो एक और डेफिनेशन समझ में आई टाइम कांस्टेंट की, द रेट एट विच द सर्किट चेंजेस फ्रॉम वन स्टेबल स्टेट टू अनदर डिटरमाइंड बाय टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। देखो एक स्टेबल स्टेट से दूसरी स्टेबल स्टेट में जाने के लिए जो टाइम लगता है उसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। और सिंपल सा मैंने बताया था आपको, टाइम कांस्टेंट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस एंड द रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड इट इज गिवन बाय आरसी। तो जो टाइम कांस्टेंट है वो किससे रिप्रेजेंट करता है, आरसी सर्किट में। आरसी सर्किट में टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इंटू सी, और उसको अपन बोलते हैं टाइम कांस्टेंट, और जिसको रिप्रेजेंट करते हैं अपन किससे, टाउ से। इस पार्ट में अपन आरसी टाइम कांस्टेंट का जो डेफिनेशन है वो देखेंगे। देखो ये डेफिनेशन को आप यहीं से इस सर्किट से देख के बोल सकते हो। देखो सबसे पहले मैं चार्जिंग के केस में डेफिनेशन बोलता हूँ। जैसे ही अपन वोल्टेज अप्लाई करते हैं ना इस कैपेसिटर के थ्रू, तो यहाँ पे जो इनिशियल वोल्टेज होता है वो कितना होता है, 0 होता है। और धीरे धीरे यहाँ वोल्टेज बिल्डअप शुरू होना धीरे धीरे यहाँ पे वोल्टेज बिल्डअप होना शुरू होता है। तो देखो अगर मैं आरसी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन बोलूं चार्जिंग के केस में, तो ये वो कहलाएगी, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज अ कैपेसिटर थ्रू अ रेजिस्टेंस फ्रॉम इनिशियली चार्ज वोल्टेज ऑफ 0 टू 63.2% ऑफ अप्लाइड डीसी वोल्टेज। तो वो वाला जो केस होगा वो क्या होगा, चार्जिंग के केस में आरसी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी। मेरे हिसाब से इस वाली बात को आप यहां से समझ गए होंगे। दूसरा, अगर डिस्चार्जिंग के केस में मैं बात करूंगी इसकी डेफिनेशन को कैसे बोलेंगे, तो देखो होगा क्या, धीरे धीरे कैपेसिटर चार्ज होना शुरू करेगा, और कैपेसिटर कहां तक चार्ज होता है, मैक्सिमम अप्लाइड डीसी वोल्टेज तक। तो ये कैपेसिटर कहां तक चार्ज हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स के वोल्टेज तक, ठीक है ना, उसके बराबर ये चार्ज हो जाएगा। तो डिस्चार्जिंग के केस में इसकी डेफिनेशन को कैसे बोलेंगे, इट इज अ टाइम रिक्वायर्ड टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर फ्रॉम द सेम रजिस्टर थ्रू अ इनिशियली चार्ज वोल्टेज ऑफ Vs। अब की बार कैपेसिटर कहां तक चार्ज था, Vs टू इनिशियली चार्ज वोल्टेज ऑफ 36.8% ऑफ Vs। तो डिस्चार्ज होकर कहां तक पहुंचे, 36.8% ऑफ अप्लाइड डीसी वोल्टेज सोर्स तक पहुंचे। तो ये हो जाएगी डिस्चार्जिंग के केस में आरसी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन, या फिर मैं बोल दूं सिंपली टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन इन केस ऑफ आरसी सर्किट। और बिल्कुल ये की यही मैंने यहाँ पे स्टेटमेंट में लिख रखी है, और मैं इसको आपको रीड करके दिखा देता हूँ। सॉरी, इट इज द टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर थ्रू द रजिस्टर। ये क्या है, टाइम रिक्वायर्ड टू चार्ज द कैपेसिटर थ्रू द रजिस्टर फ्रॉम अ इनिशियली चार्ज वोल्टेज ऑफ 0 टू अप्रोक्सीमेटली 63.2% ऑफ वैल्यू ऑफ एन अप्लाइड डीसी वोल्टेज। वो मैंने आपको बताई दिया था, 0 से कहां तक, 63.2% ऑफ वैल्यू ऑफ अप्लाइड डीसी वोल्टेज। ये तो चार्जिंग के केस में थी, और डिस्चार्जिंग के केस में क्या थी, और टू डिस्चार्ज द कैपेसिटर थ्रू द सेम रजिस्टर टू अप्रोक्सीमेटली 36.8% ऑफ इट्स इनिशियल चार्ज वैल्यू। और उसी कैपेसिटर को क्या करना है, सेम रजिस्टर से डिस्चार्ज करना है फ्रॉम इनिशियल चार्ज वोल्टेज ऑफ Vs टू 36.8% ऑफ इनिशियल चार्ज वोल्टेज। तो ये सिंपल सी देखो अपनी आरसी टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन होगी, और उसको ग्राफ में भी बता सकते हैं। देखो ग्राफ चार्जिंग में भी और डिस्चार्जिंग में भी। ये जो कैपेसिटर के वोल्टेज की इक्वेशन है इन केस ऑफ चार्जिंग, और ये कैपेसिटर के वोल्टेज की इक्वेशन है इन केस ऑफ डिस्चार्जिंग, और दोनों के ग्राफ आपके सामने है। जैसा कि मैंने आपको बताया था एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, तो ग्राफ भी कैसा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। देखो ये ऐसा, ये चार्जिंग के केस में टाइम के साथ वोल्टेज क्या हो रहा है, बिल्ड होने लग रहा है, और एक टाइम ऐसा आया कि इसने मैक्सिमम वोल्टेज अटेन कर लिया Vs जितना। दूसरा डिस्चार्जिंग के केस में भी देख लो, पूरा चार्ज हो गया था कैपेसिटर बैटरी वोल्टेज के जितना, और फिर जब डिस्चार्ज होने लगा तो धीरे धीरे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज था वो कितना हो गया, 0 हो गया, डिस्चार्ज हो गया। तो देखो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे ये चार्जिंग कैपेसिटर वोल्टेज और ये अपना टाइम कांस्टेंट। तो देखो जो 0.63 Vs था, ठीक है ना, जो वोल्टेज सोर्स था, ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू होती है, याद रखना, वो 63.2% था, तो अप्रोक्स 0.63 से बना था, ठीक है ना। तो देखो ये वन टाइम कांस्टेंट तक आया है, कितना, 0.63 Vs। तो ये जो है ये कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्राफ में। अब ये 1T, तो T की जगह अपन रखो RC। तो ये देखो कितना बना, 1 इंटू RC, और RC अपन को पता है अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टाउ से। तो इसीलिए देखो वन टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन आ गई, या फिर मैं अब सिंपल सा बोल सकता हूँ टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन आ गई। अब देखो ये 0.63 जो आया है ये अपन कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से। तो देखो यहाँ पे कैपेसिटर के अक्रॉस जो वोल्टेज है उसकी इक्वेशन मैंने लिख दी। ये VC क्या है, वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर, और VS क्या है, अपना सोर्स वोल्टेज, और ये 1 माइनस ई की पावर -T अपॉन टाउ लिख लो, या आप RC लिख लो। अब अपना टाइम कांस्टेंट कितना था,
जो अपना टाउ था वो कितना था, RC। ठीक, सॉरी ये टाइम कब कब फिर से बोलता हूँ, सॉरी मेरे से गलती हो गई। अपन को किस टाइम के लिए रिप्रेजेंट करना था, ये T रिप्रेजेंट कर रहा है कि स्विच क्लोज करने के बाद कितना टाइम हुआ। तो देखो स्विच क्लोज करने के बाद अपन कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करने चाहते हैं, 1T, और 1T अपना क्या है, मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बताया RC है, या फिर मैं बोल दूं टाउ है। तो यहाँ पे T की जगह अपन को क्या रखना है, टाउ रखना है। तो देखो मैंने यही रखा है, T की जगह क्या रख दिया, टाउ रख दिया। टाउ से टाउ कैंसिल हो गया तो -1 आया। अब देखो E की पावर -1, E की जो एक्सपोनेंशियल होता है उसके उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 2.718। तो 2.718 की पावर -1, तो 2.718 का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। पावर अगर इनवर्स में होती है तो वो जो नंबर या फिर वेरिएबल है उसका करो इनवर्स। तो 1/2.718 की जो वैल्यू होती है ना वो होती है 0.638, ठीक है। तो 1 माइनस 0.638 हो गया अपना, देखो वही जो अपन कैलकुलेट करना चाहते थे 0.632 VA जो अपनी डेफिनेशन में था, या फिर मैं इसको बोल दूं 63.2% ऑफ अप्लाइड DC सोर्स वोल्टेज। अब देखो ये सारी वैल्यू आपको याद रखनी है अगर एग्जाम में पूछा जाए तो। दूसरा इक्विवेलेंट टू 1 - E की पावर -1 भी होता है। देखो इसी को ही तो सॉल्व करके अपन ने ये निकाला है, यहाँ पे देख लो, यहीं से तो शुरू करा था, तो ये इक्विवेलेंट ये भी होता है, ठीक है। अब देखो मैं आपको इसको डिस्चार्जिंग के केस में भी करके दिखा देता हूँ। डिस्चार्जिंग के केस में बाकी सारी चीजें तो आपको पता ही है, ठीक है। टाइम कितने टाइम के लिए कैलकुलेट करना है, 1T, और 1T अपना देखो RC था, या फिर मैं बोल दूं टाउ था, जो मैंने इसमें कैलकुलेट करके बताया था। तो देखो इस वैल्यू में वापस से T की वैल्यू अपन को क्या रखना है, टाउ रखना है। टाउ से टाउ कैंसिल होगा तो वही -1। 2.718 का जब इन्वर्स करेंगे तो जैसे कि अपन ने इधर वाली इक्वेशन में भी देखा था वो कितना होता है 0.638 VS, या फिर मैं इसको बोल दूं 36.8% ऑफ VS, या फिर मैं इसको इक्विवेलेंट क्या बोलता हूँ E की पावर -1। देखो यार ये भी याद रखना क्योंकि एग्जाम में आजकल ऐसे भी पूछ लिया जाता है, क्यों देखो इसी को ही तो सॉल्व करके ये आंसर आया था, तो ये भी एक इसका आंसर बनना है। और देखो इसमें एक नोट था, वो क्या था, अपन ने जो वोल्टेज सप्लाई है उसको क्या माना है, कांस्टेंट माना है, ठीक है। अज्यूमिंग, तो यही चीज मैंने यहाँ पे लिखी है, अज्यूमिंग अ कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर एंड रजिस्टर इन सीरीज टू डिटरमाइन द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर अगेंस्ट टाइम। तो देखो यही चीज आई है कि जो अपना RC टाइम कांस्टेंट है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था, इट इज द कैरेक्टरिस्टिक टाइम दैट इंडिकेट हाउ फास्ट और स्लो अ कैपेसिटर चार्जेस और डिस्चार्ज इटसेल्फ थ्रू अ रेजिस्टेंस। अपना जो RC टाइम कांस्टेंट है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा था कि कैपेसिटर कितना फास्ट या कितना स्लो चार्ज और डिस्चार्ज होता है, इसके थ्रू, रजिस्टर के थ्रू। RC टाइम कांस्टेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रेट रिप्रेजेंट कर रहा है कि कैपेसिटर कितना जल्दी या कितना स्लो डिस्चार्ज या डिस्चार्ज हो रहा है। यही देखो मैंने दैट इज करके लिख रखा है, द रेट ऑफ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग इज टिपिकली डिस्क्राइब इन टर्म ऑफ टाइम कांस्टेंट, जिसको अपन क्या बोलते हैं, टाउ, या और जिसकी वैल्यू होती है RC। इट इज फॉर द रीजन दैट द क्वांटिटी RC इज कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट और मोर अप्रोप्रिएटली द कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। इसलिए जो ये क्वांटिटी होती है RC, इसको क्या बोलते हैं, टाइम कांस्टेंट बोलते हैं, या और इसको अच्छी तरह से बोले तो कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। अब देखो मैं आपको आगे है ना ये बताऊंगा कि इसको टाइम कांस्टेंट क्यों नाम दिया गया है ना, और ये जो RC होती है इसकी यूनिट टाइम कैसे होती है वो निकाल के दिखाऊंगा। देखो RC की जो यूनिट होती है ना वो टाइम होती है, ठीक है ना। इस टाउ की जो टाइम सॉरी मैं फिर से बोल दूं, टाइम कांस्टेंट की जो यूनिट होती है ना वो होती है सेकंड, इसलिए इसका नाम टाइम कांस्टेंट पड़ा है, ठीक है। और वो कैसे सेकंड इसकी यूनिट आती है वो मैं आपको कैलकुलेट करके भी बताऊंगा। फिलहाल आप ये एक लाइन और देख लो, द टाइम कांस्टेंट कम इनटू पिक्चर व्हेन द सर्किट इज ट्रांजाइंट। टाइम कांस्टेंट हमेशा तभी रोल में आता है जब सर्किट क्या हो, ट्रांजाइंट हो। वापस से देख लो ट्रांजाइंट सर्किट कौन कौन से होते हैं, जो वो सर्किट जो सेटल होने के लिए कुछ टाइम लेते हैं, जैसे कि अपना कैपेसिटिव सर्किट हो या फिर इंडक्टिव हो। देखो ट्रांजाइंट का मतलब ही होता है कि लास्टिंग और कंटिन्यूइंग फॉर अ शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। कुछ ऐसी चीज आती है जो शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम के लिए ही रहती है, और उसके बाद जो होती है चीजें सेटल हो जाती है। तो अगर सर्किट में ऐसी कोई चीज है मतलब कि रिएक्टिव कंपोनेंट है तो अपना जो है टाइम कॉन्स्टेंट वो रोल में आता है। RC टाइम कांस्टेंट की डायमेंशन और यूनिट के बारे में देखते हैं। देखो टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला जैसे कि अपन ने ऊपर भी देखा था R/C होता है, तो अपन को इसकी यूनिट कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो टाइम कांस्टेंट की यूनिट करेंगे कैलकुलेट। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम, और कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फैराड, ठीक है। अब देखो ओम किसकी यूनिट होती है, रेजिस्टेंस की, जिसका फॉर्मूला होता है R=V/I। तो रेजिस्टेंस की यूनिट ओम और वोल्टेज की यूनिट वोल्ट और आई की यूनिट एम्पियर। तो इसका मतलब है कि ओम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, वोल्ट/एम्पियर। तो देखो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी। अब फेराड किसकी यूनिट होती है, कैपेसिटेंस की। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है C=Q/V। तो देखो यहाँ पे कट गया है, तो चार्ज की यूनिट होती है कुलम, और वोल्टेज की यूनिट जैसे कि आपको पता है वोल्ट होती है। तो यहाँ पे फेराड की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, कुलम/वोल्ट। ये देखो मैंने यार चार्ज लिख दिया, तो आप जहाँ पे चार्ज लिखा हुआ हो ना उसको आप कुलम मानना। ये मैंने हर जगह क्या लिख दिया, कुलम की जगह चार्ज लिख दिया, तो वो गलती हो गई मुझसे, ठीक है। तो देखो यहाँ से अब जब अपन ने पुट किया तो वोल्ट से वोल्ट कैंसिल, यहाँ पे आ गया अपना कुलम/एम्पियर, ठीक है। ये चार लिखा है, आप याद रखना है यार, कुलम/एम्पियर।
अब देखो एम्पियर किसकी यूनिट होती है, करंट की, और करंट का फॉर्मूला था आई इक्वल्स टू क्यू अपॉन टी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, ठीक है ना। और चार्ज की यूनिट वापस से क्या होती है, कुलम्ब, और टाइम की यूनिट होती है अपनी सेकंड। तो देखो वापस से अपन एम्पियर की जगह क्या क्या रख देंगे, कुलम्ब अपॉन सेकंड। तो ये देखो कुलम्ब से कुलम्ब कैंसिल, और ये जो सेकंड है रेसिप्रोकल होके ऊपर जाएगा, ठीक है। तो देखो टाइम कांस्टेंट की यूनिट अपने पास क्या निकल के आ गई, सेकंड, ठीक है। तो इसीलिए देखो मैंने यहाँ पे ये लिखी है एक लाइन, द डायमेंशन एंड यूनिट ऑफ टाइम कांस्टेंट आर दोज ऑफ टाइम। जो डायमेंशन और यूनिट है टाइम कांस्टेंट की वो किसकी है, टाइम की, मतलब जो टाइम की यूनिट है वही अपने टाइम कांस्टेंट की यूनिट है, ठीक है ना। तो इसीलिए देखो इसका नाम टाइम कांस्टेंट पड़ा, यहाँ पे लिखा है हेंस द नेम। अब देखो यार एक पॉइंट है बहुत ही अच्छा, वो आपको याद रखना है, ठीक है। देखो टाउ का फॉर्मूला, टाइम कांस्टेंट का फॉर्मूला आर इंटू सी, फिर से मैं बता रहा हूँ। देखो आप यार एक चीज़ देखो, जैसे ही कैपेसिटर के अक्रॉस अपन बैटरी लगाते हैं ना, तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन फ्लो करना शुरू करते हैं, इलेक्ट्रॉन या चार्ज फ्लो करना शुरू होते हैं और यहाँ पे अक्यूमुलेट होना शुरू होते हैं, ठीक है ना। धीरे धीरे यहाँ से चार्ज फ्लो होता है और यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, और जैसे जैसे यहाँ पे चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे यहाँ पे वोल्टेज बढ़ता है। अब देखो मैं चार्ज का फ्लो बोल लूँ या फिर मैं बोल दूँ करंट का फ्लो, क्योंकि चार्ज के फ्लो को ही अपन क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। तो देखो यार अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल रहा हूँ तो करंट अपना क्या होता है, सर्किट में कम होता है, करंट कम होता है, या फिर मैं बोल दूँ चार्ज का मूवमेंट कम होता है या मोशन कम होता है। तो मैं सिंपल सा बोल सकता हूँ ना कि यार कि जैसे जैसे मैं रेजिस्टेंस बढ़ाऊंगा ना वैसे वैसे अपना करंट कम होगा, या फिर मैं बोल दूँ इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है ना वो कम होगा। तो जैसे जैसे रेजिस्टेंस बढ़ाया यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, धीरे धीरे आके इकट्ठा होना शुरू होंगे, धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू होंगे। इसका मतलब चार्जिंग का टाइम क्या होगा, अपना बढ़ जाएगा। फिर से बोल देता हूँ, जैसे जैसे अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाएंगे, ठीक है ना, करंट की वैल्यू घटेगी। आप सब जानते हो करंट की वैल्यू बोल लूँ या फिर मैं इलेक्ट्रॉन का मोशन घटेगा, इलेक्ट्रॉन का मोशन घटेगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू होंगे, या फिर मैं बोल दूँ ये कैपेसिटर रेजिस्टेंस को बढ़ाने से क्या होगा, धीरे धीरे चार्ज होगा। इसलिए बोलते हैं कि जैसे जैसे अपन रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं ना, तो जो रेट ऑफ चार्जिंग और जो रेट ऑफ चार्जिंग है या फिर मैं बोल दूँ रेट ऑफ डिस्चार्जिंग है वो क्या होती है, स्लो होती है। देखो मैं वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, रेजिस्टेंस रिड्यूस द करंट विच कैन फ्लो थ्रू अ सर्किट, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या करता है, रिड्यूस करता है करंट के फ्लो का जो सर्किट में फ्लो कर रहा हो। सो द रेट एट विच द चार्ज फ्लो विल बी रिड्यूस विद अ हायर रेजिस्टेंस। तो जो रेट होगा जिससे चार्ज फ्लो होगा वो भी रिड्यूस होगा, किससे, रेजिस्टेंस की वैल्यू को बढ़ाने से। दिस मीन इंक्रीजिंग द रेजिस्टेंस विल इंक्रीज द टाइम फॉर द कैपेसिटर टू चार्ज और डिस्चार्ज। इसका मतलब क्या है, सिंपल सा जो मैंने बताया कि रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करने से जो टाइम है कैपेसिटर के चार्ज होने में और डिस्चार्ज होने में वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। देखो भाई ये भी चीज़ मैंने यहाँ पे लिख रखी है, पहले मैं इसको रीड करके दिखा देता हूँ। बट इट वोंट अफेक्ट द फाइनल पीडी और टोटल चार्ज स्टोर्ड एट द एंड। ये जो टोटल चार्ज स्टोर्ड होना है एंड में, या फिर जो फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस होना है उसको ये इफेक्ट नहीं करेगा। उसको भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो भाई यहाँ पे चार्ज भले ही धीरे धीरे आके स्टोर होना है, लेकिन होगा तो सही ना, टाइम बढ़ जाएगा, लेकिन जितना चार्ज यहाँ पे स्टोर होना है वो तो होके ही रहेगा। तो मतलब फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस आप रेजिस्टेंस को कितना भी बढ़ा लो या कितना भी घटा लो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे पूरा बैटरी वोल्टेज आना है तो वो आके ही रहेगा, हालांकि उसमें टाइम ज़्यादा लग जाएगा या कम लग जाएगा इस रेजिस्टेंस की वजह से। तो ये कहना चाहता है। दूसरा देखो ये कैपेसिटेंस की वैल्यू भी टाइम डिस्चार्ज और चार्ज के टाइम को इफेक्ट करती है। वो कैसे, देखो यार भाई कैपेसिटेंस का मतलब होता है एबिलिटी टू स्टोर चार्ज। इसका मतलब है कि अगर इस कैपेसिटेंस की वैल्यू ज़्यादा हुई तो यहाँ पे ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकते हैं। ज़्यादा चार्ज स्टोर होने के लिए ज़्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई कैपेसिटेंस की वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा चार्जिंग के लिए टाइम लगेगा या उतना ज़्यादा डिस्चार्जिंग के लिए टाइम लगेगा। और देखो सिंपल सी इसी बात को मैंने लिख रखी है, हायर कैपेसिटेंस मीन्स दैट मोर चार्ज कैन बी स्टोर्ड। हायर कैपेसिटेंस का मतलब क्या है कि ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है। इट विल टेक लॉन्गर फॉर ऑल दिस चार्ज टू फ्लो टू द कैपेसिटर। तो भाई ज़्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है तो उसको ज़्यादा चार्ज को स्टोर करने में जो टाइम लगता है वो तो लगेगा ही। अब कंक्लूजन क्या है कि भाई आर और सी, ठीक है ना, दोनों की वैल्यू अगर बहुत ही कम रही, वेरी वेरी लेस देन 1 रही, ठीक है ना, तो चार्ज या फिर वोल्टेज विल अटेन इट फाइनल वैल्यू रैपिडली। मतलब टाइम कांस्टेंट की वैल्यू अगर बहुत ज़्यादा कम रही, या फिर मैं बोल दूँ आरसी की वैल्यू 1 से अगर बहुत ज़्यादा कम रही, तो जो चार्ज या वोल्टेज है कैपेसिटर के अक्रॉस वो अपनी फाइनल वैल्यू को फटाफट अटेन करेगा। लेकिन अगर जैसे कि अपन ने ऊपर भी देखा आरसी की वैल्यू वेरी वेरी ग्रेटर देन 1 रही, लार्जर देन 1 रही, तो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग क्या होगी, स्लो होगी। और इसी को मैंने देखो यहाँ पे लिख रखा है, लार्ज टाइम कांस्टेंट मीन्स अ कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज स्लोली। ज़्यादा टाइम, लार्जर टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या है कि कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज कैसा होगा, धीरे धीरे होगा। और स्मॉलर टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होगा, कैपेसिटर चार्ज और डिस्चार्ज कैसे होगा, एकदम फटाफट होगा। लास्ट पॉइंट देख लो, ये भी क्वेश्चन एग्जामों में पूछा जाता है, ये सर्किट सा बना हुआ आता है। इसमें होता है कि ये इस टॉपिक का नाम है कैलकुलेशन ऑफ टाइम कांस्टेंट इन गिवन आरसी सर्किट। देखो आरसी सर्किट दिया हुआ होता है और पूछा जाता है कि इसका टाइम कांस्टेंट बताओ, तो अपन को कुछ नहीं करना पड़ता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो और उसको कैपेसिटेंस से मल्टीप्लाई कर दो। देखो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं वो यहाँ पे देख लो, ये सर्किट बना हुआ है, ठीक है।
इसमें दो रजिस्टर लगे हुए हैं, तो करो क्या सके, सबसे पहले कैपेसिटेंस को कर दो शॉर्ट सर्किट। तो देखो कैपेसिटेंस को शॉर्ट करा तो आप देखोगे कि दोनों रजिस्टेंस किस में लग रखे हैं, पैरेलल में लग रखे हैं। देखो पैरेलल में कैसे लग रखे हैं वो भी मैं बता देता हूँ, अगर आपको किसी को नहीं पता हो तो। देखो सिंपल सा फंडा मैं ये देखता हूँ कि अगर कैपेसिटेंस ने दोनों हाथ पकड़े हैं एक दूसरे के, तब तो वो सीरीज में। अगर एक हाथ पकड़ा है तो दोनों हाथ पकड़े हैं तब तो वो पैरेलल में। अगर दोनों रेजिस्टेंस ने अपना सिर्फ एक ही हाथ पकड़ा है तो वो किस में, सीरीज में। तो देखो यहाँ पे इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का ये एक हाथ ये रहा और दूसरा हाथ ये रहा, ठीक है ना। तो देखो दोनों ने एक दूसरे के दोनों हाथ पकड़े हैं, तो ये दोनों किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस रेसिप्रोकल करके निकालते हैं और फिर बाद में जब टोटल निकल जाता है उसका फिर से रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो निकला 2R/3। ये फिर से यहाँ पे कट गया, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकला अपना 2R/3। उसको जो कैपेसिटेंस की वैल्यू है C उससे मल्टीप्लाई करो तो देखो ये टाइम कॉन्स्टेंट निकल के आ गया। तो ये सिंपल सा अपना टाइम कॉन्स्टेंट निकालने का तरीका है। थैंक यू।